नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम खबरों में पहली महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष को लेकर। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसी माह नियमित अध्यक्ष मिल सकता है। वर्तमान में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में 8 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक हो चुकी है। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती को लेकर तेजी से निर्णय हो सकेंगे। अस्थायी अध्यक्ष नहीं होने से शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी क्रियाशील नहीं हो पाया है। 12 सदस्यों और एक अध्यक्ष पद के लिए शासन ने 22 दिसंबर 2023 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे थे। इसके लिए 25 दिन का समय तय किया गया था। तय अवधि में सदस्य पद के लिए आवेदनों में से 12 सदस्यों का चयन 14 मार्च 2024 को कर लिया गया और उन्होंने 15 मार्च को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। इसके विपरीत अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त आवेदनों में मानक के अनुरूप आवेदन नहीं होने के कारण 13 मार्च को फिर विज्ञप्ति जारी कर 25 दिन में आवेदन मांगे गए। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक और अन्य अभिलेख भी संलग्न करने के लिए कहा गया था। इस तरह प्राप्त आवेदन पत्रों में से मानक के अनुरूप शासन स्तर पर स्क्रूटनी कर ली गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी का गठन कर 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। इन्हीं में से किसी एक पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। नियमित अध्यक्ष के चयन के बाद सदस्यों के साथ बैठक कर नीतिगत निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे। अगली सूचना 69,000 शिक्षकों की भर्ती से लेकर के है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल और अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। आरक्षण के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 के अपेंडिक्स 1 का नई सूची बनाते समय पूर्णतया पालन किया जाए। निर्णय पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है। किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। और आइए अब आपको बता देते हैं कि यह मामला क्या था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टेट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि TET एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
अगली सूचना एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को 1 से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें चलानी होंगी। इसका आदेश सभी स्कूलों को सीबीएसई के नोटिफिकेशन निकाल कर दिया गया है। इसकी जांच बोर्ड द्वारा रैंडमली की जाएगी। अगर कोई स्कूल आदेश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उनकी मान्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। वहीं सीबीएसई ने कहा है कि अगर एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे स्कूल में डिजिटल कंटेंट से पढ़ाई करवाएं। डिजिटल कंटेंट एनसीएफएसई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों का भी डिजिटल कंटेंट तैयार किया है। इस डिजिटल कंटेंट को सीबीएसई वेबसाइट पर भी डाला गया है। जिन विषयों की किताबें उपलब्ध नहीं हैं उन विषयों का डिजिटल कंटेंट बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित स्कूल उन विषयों का डिजिटल कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ाई करवाएंगे। बोर्ड की माने तो स्कूल किताब नहीं होने का बहाना बनाकर निजी प्रकाशन की किताबें स्कूल में चलाते हैं। इसी को देखते हुए बोर्ड ने एनसीईआरटी की डिजिटल कंटेंट को तैयार किया है। स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, इसकी जानकारी स्कूल प्राचार्य को लिखित देना होगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी प्राचार्य से लिखित आश्वासन मांगा है। अगर बोर्ड द्वारा दी गई किताबें नहीं चलाई जाती हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की होगी। ऐसे स्कूल के खिलाफ बोर्ड की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अगली सूचना निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बताया कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं हरियाणा की 90 सीटों पर 1 चरण में 1 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह पहला चुनाव होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में 88,66,704 मतदाता हैं। यहां पर पहले चरण में जो मतदान होगा उसमें 24 सीटें होंगी और 18 सितंबर को इसका मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 सीटों पर 25 सितंबर को होगा और तीसरे चरण का मतदान 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगा। 2014 में 5 चरणों में हुआ था जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव, तब यह एक राज्य था और लद्दाख इसका एक हिस्सा। 2019 में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद पहली बार होगा विधानसभा का चुनाव। अगली सूचना बिहार से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 साल के अंदर 10 लाख नए लोगों को रोजगार और 7 लाख नई नौकरी देने का ऐलान किया है। अगले साल तक 1,17,000 सिपाहियों की भर्ती की भी घोषणा की। उन्होंने कहा इसके साथ ही रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 34 लाख हो जाएगी, जबकि सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या 12 लाख हो जाएगी। यही नहीं, बिहार में पुलिस बल की संख्या 2,27,000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को गांधी मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और झांकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, हमने 10 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन हम 24 लाख अधिक रोजगार दे रहे हैं। इसी तरह 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। इसी अगस्त माह में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल मिलाकर पुलिस के सभी पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 5,16,000 नई सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अगली सूचना 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा से है। मूल रूप से कन्नड़ में बनी ऋषभ शेट्टी अभिनीत फिल्म कांतारा साल 2022 में रिलीज होने के बाद सर्वाधिक चर्चा में रही थी। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म में अभिनय के लिए ऋषभ को देश विदेश में काफ़ी सराहना मिली थी। शुक्रवार को जब 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनके खाते में गया। खास बात ये रही कि इस अवार्ड में क्षेत्रीय सिनेमा का दबदबा रहा, जिसमें मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म
कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। राहुल जी चिट्टेला द्वारा निर्देशित और शर्मिला टैगोर और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म ड्रामा गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के लिए अर्पिता मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शीर्ष श्रेणियों में स्थान बनाने वाली बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म सूरज बड़जात्या की ऊंचाई रही, जिन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। यह फिल्म 4 उम्रदराज दोस्तों की कहानी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। नीना को पूर्व में भी 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। हरियाणवी फिल्म फौजा के हिस्से में कई पुरस्कार आए हैं। इस फिल्म के लिए पवन मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। साथ ही प्रमोद को निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म और नौशाद सदर खान को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म श्रेणी के निर्णायक मंडल के प्रमुख राहुल रवेल और गैर फीचर फिल्म श्रेणी की प्रमुख नीला माधव पांडा ने की थी। ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म कांतारा को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार मिला है। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 के लिए AR रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। प्रीतम को अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और इसी फिल्म के गीत केसरिया लिए अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश से है। विधान भवन के समक्ष गुरुवार को ध्वजारोहण के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी यानी गरीबी मुक्त राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से विपन्न जीवन जीने को विवश यूपी की 6 करोड़ जनता को पिछले 7 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर लाकर सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया गया है। 78वें स्वाधीनता दिवस पर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश साल दर साल के कंपोजिट रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। जीरो पॉवर्टी स्टेट के लक्ष्य के लिए तय नीति का आधार अंत्योदय से सर्वोदय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आत्मसात किया है। अंत में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में होगी। परीक्षा में प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग के भी अधिकारी तैनात रहेंगे। इसी को लेकर शुक्रवार को पुलिस आयुक्त तरुण गाबा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में स्थित त्रिवेणी सभागार में बैठक हुई। कहा गया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जाए। साइबर सेल के अधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार इस पर नज़र रखें। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाए तो तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। कहा गया कि अभ्यर्थी को वर्जित सामग्री या उपकरण परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के अंदर न ले जाने दिया जाए। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों, निषिद्ध सामग्री प्रयोग करने और उसके पास बरामद होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई तत्काल की जाए। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही विभिन्न जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद।